नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल ने देहरादून के कोतवाली थाने में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा अभिनव थापर और कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक प्रत्याशी जयेंद्र रमोला के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में हरिद्वार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा अभिनव थापर ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वित्त मंत्री और उनके बेटे पर कर चोरी का आरोप लगाया था और भी कई मामलों में सनसनीखेज आरोप लगाए गए थे। और इस बात पर प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तीखी प्रतिक्रिया आई थी और आखिरकार 10 दिनों के बाद देहरादून के कोतवाली थाने में उनके सुपुत्र पीयूष अग्रवाल ने अमानत से खयानत 169 और भी तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। और इस बात पर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि सत्ता की हनक में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो है दमनकारी सरकार का चेहरा, इनका बदरंग चेहरा जिसको कहते हैं। हमने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पुष्ट खबरों पर करी, हमने दस्तावेज रखे, हमने साक्ष्य और सबूत रखे। हिम्मत है तो उनको नकारिए ना, हम पर मुकदमा करने से क्या होगा। और मुकदमा आपने कर दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो हम कोर्ट जाते। और दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए। उत्तराखंड की भूमि किसी की बकौती नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल अपने पद का और रसूख का गलत इस्तेमाल करेंगे, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे और इस तरह से धांधली करेंगे। सुनने में आया है, संज्ञान में आया है कि उनके सुपुत्र के द्वारा हम पर मुकदमा हुआ है, जयेंद्र रमोला पर और मुझ पर। और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अपना कानून अपना काम करेगा। इस मामले में उत्तराखंड प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से मुझे हमेशा हताश और निराश करने का कृत्रिम प्रयास किया जाता है, वो निंदनीय है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभानी चाहिए, न कि इस तरह के घटिया आरोपों को, जिनका सिद्ध होना मुश्किल है, लगाने चाहिए। देखिए, जब वो गलत आरोप लगा रहे हैं तब वो ये बोल रहे हैं कि साहब आपने टैक्स को स्टैंप चोरी की। जब उन्होंने गलत आरोप लगाए, उनके खिलाफ रिपोर्ट हमारे बेटे के द्वारा लिखी गई, अब वो सत्ता की हनक बता रहे हैं, यानी चित भी तेरी और पट भी तेरी। तो ये तो नहीं होगा ना। यदि हमने गलत कोई आरोप आपने लगाया है, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है, अब ये पुलिस का विषय है ना, पुलिस जांच करेगी सत्य कौन है और गलत कौन है। और यदि माना हम गलत होते तो हम पुलिस में रिपोर्ट क्यों कराते? ये तो स्वाभाविक सी एक बात है ना। यदि मेरे बेटे के खिलाफ उन्होंने स्टैंप चोरी का आरोप लगाया तो साबित करें ना वो, क्योंकि जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज साबित करें। तो वहीं नेपाल सीमा से लगे चंपावत जिले का बनबसा थाना देश के टॉप 3 थानों में शुमार हो गया है। 20 जनवरी को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस स्टेशन के एसएचओ लक्ष्मण सिंह जगवाड़ को ये पुरस्कार देंगे। प्रथम 3 में कौन सी रैंकिंग मिलेगी, इसकी घोषणा उसी दिन होगी। सीएम धामी ने ट्विटर पर ये जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंपावत जिले के बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम 3 पुलिस स्टेशनों में शामिल किया है। ये उपलब्धि प्रदेश में सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सभी पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा का प्रतिफल है। सीएम चंपावत से विधायक भी हैं। वहीं जोशीमठ में भू धसाव की समस्या को लेकर प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। प्रभावित परिवारों को नगरपालिका, ब्लॉक, बीकेटीसी, गेस्ट हाउस, जीआईसी, गुरुद्वारा, इंटर कॉलेज, आईटीआई, तपोवन सहित और सुरक्षित स्थानों पर रहने की व्यवस्था की गई है। जोशीमठ नगर क्षेत्र से 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा सहित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम ने जोशीमठ में भू धसाव का प्रभावित क्षेत्रों में आज घर घर सर्वेक्षण किया जा रहा है।
कुछ जहाँ होटल टिल्ट किया उधर गए, जेपी का कैंपस जहाँ पानी निकल रहा है, मडी वाटर निकल रहा है, वहाँ हम लोग गए। एक जो लेटेस्ट क्रैक्स आए हैं जिनेरिया मुनेरिया में गए। आज बिल्कुल विस्तृत हम पूरे जोशीमठ का भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बन के आ रही है, किस तरह से टेम्परेरी रिलीफ लोगों को दे सकते हैं, जो परमानेंट जो कार्य किए जा सकते हैं उसके संबंध में एक टेंडर निकाला भी गया है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, जियोफिजिकल स्टडी के लिए। तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम वापस जाने के बाद इमीडिएट क्या कर सकते हैं वो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है? देखिए, अभी करीब 50 तक के लोगों को अभी हम बाहर निकाले हैं। जैसा हमें रिपोर्ट मिली है 561 घरों में क्रैक्स काफी ज्यादा है। जोशीमठ में भू धसाव की समस्या के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने बीआरओ के अंतर्गत निर्मित हेलंग बाईपास निर्माण कार्य, एनटीपीसी तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य और नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत निर्माण कार्यों पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही साथ जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी अग्रिम आदेशों तक रोका गया है। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने हेतु जिला प्रशासन ने एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को एहतियातन अग्रिम रूप से 2-2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार कराने के भी आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के हक में फैसला दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत मिलने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आतिशबाजी की और इस दौरान रंजीत भंडारी ने कहा कि ये जीत सत्य की जीत है। कुछ तथाकथित लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में फैसला देकर साफ कर दिया है। आज बड़ा सुखद विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए। कुछ कपटी विचारों के लोगों द्वारा उन पे भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए थे, जो आज कोर्ट द्वारा भी बिल्कुल निराधार पाए गए और आगे भी ना हो इस तरह के कोर्ट के आदेश रहे हैं। और उसी उद्देश्य को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। तो वहीं रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब 7 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में लोगों को हटाना उचित नहीं है। इस आदेश के बाद 4500 परिवारों के आश्रयानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। आपको बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल और 4 जनपदों के कोविड सेंटर बेस अस्पताल श्रीनगर में कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां 30 बेड के 2 वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से एक वार्ड में कोविड सस्पेक्टेड मरीजों को रखा जाएगा, तो वहीं दूसरे वार्ड में कोविड संक्रमित मरीजों को। और इसके अलावा कोरोना की शिकायत वाले मरीजों की जांच के लिए फ्लू ओपीडी भी बेस अस्पताल में खोल दी गई है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि बेस अस्पताल को चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी जिले का कोविड सेंटर भी बनाया गया है। ऐसे में अस्पताल पर 4 जनपदों के मरीज निर्भर हैं, लिहाजा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों को पता है कि बेस अस्पताल कोविड का मेन सेंटर है इस पूरे इलाके का, तो हमने एक फ्लू ओपीडी जो भी मरीज कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स के साथ आएंगे उनकी जांच के लिए हमने एक अलग से फ्लू ओपीडी खोल दी है। फ्लू ओपीडी में जिसको भी सिम्टम आ रहे होंगे, जो भी आएंगे, उनकी हम जांच करेंगे। सबकी आरटीपीसीआर हो रही है
RT-PCR अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसको भर्ती करके जैसे जैसे आगे का काम होगा वो करेंगे। पहली चीज़ तो फ्लू ओपीडी से संबंध में ही है। दूसरा, भर्ती मरीजों का कैसे रख रखाव होना है वो हमने एक रूपरेखा तैयार की है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग विशाखा अशोक भदाड़े ने आज गुरुवार को सोनप्रयाग और गौरीकुंड पहुंचकर पार्किंग, यातायात सहित थाना चौकियों और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। सीतापुर और सोनप्रयाग पार्किंग का निरीक्षण करते हुए व्याप्त कमियों को दूर करने, पार्किंगों तक पहुंचने हेतु बनी अप्रोच रोड को सही कराए जाने के संबंध में समय से संबंधित विभागों को पत्राचार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इन पार्किंगों का यात्रा काल में सही ढंग से उपयोग किए जाने के दृष्टिगत पार्किंग का संचालन करने वालों के साथ भी बैठक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। यात्रा के लिए हमने ये आज निरीक्षण गौरीकुंड और सोनप्रयाग का किया है, जिसमें हमने पार्किंग व्यवस्था, यहाँ पे जो रोड व्यवस्था है उसका निरीक्षण किया है। इसके साथ साथ गौरीकुंड में जो कूड़ा कचरे की प्रॉब्लम आती है उसको समझा है। साथ ही सोनप्रयाग थाना और गौरीकुंड थाना जो है इसका भी निरीक्षण किया है। इसमें यात्रा से पूर्व जो भी निर्माण कार्य या मरम्मत का काम करना है उसको भी देखा गया है और उसको भी हम जल्द से जल्द जो है। इधर टिहरी जनपद के झाकड़ीधार ब्लॉक के नेल्डा गांव में जिला पंचायत की ओर से निर्मित भराड़ी देवी मंदिर में सामुदायिक शेड और स्मृति द्वार का लोकार्पण एयर मार्शल सेवा निवृत्त विजय पाल राणा, झाकड़ीधार ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी और जिला पंचायत सदस्य बलवंत रावत ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर भराड़ी देवी मेले का आयोजन भव्य तरीके से करते हुए झाकड़ीधार के नेल्डा गांव में भराड़ी देवी मंदिर में 7 दिवसीय पांडव नृत्य और भराड़ी देवी मेले का आयोजन 7 साल बाद हुआ है। इस अवसर पर नेल्डा गांव में 5 लाख की लागत से सामुदायिक शेड का निर्माण के साथ गांव के मुख्य मार्ग पर 3 लाख की लागत से स्वर्गीय सत्य सिंह केंतुरा स्मृति ने एयर मार्शल विजय पाल राणा, ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी और जिला पंचायत सदस्य बलवंत रावत ने किया। आज हमारे जिन कार्यों का लोकार्पण उनमें श्री सत्य सिंह कैंतुरा जी, श्री अवतार सिंह राणा जी का योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। क्या क्या योजनाएं थी, कौन कौन से? श्री सत्य सिंह जी का एक गेट था, स्वागत गेट था जो कि 3 लाख रुपए का है, और श्री स्वतंत्र संग्राम सेनानी अवतार सिंह राणा जी के नाम से जो मैंने सामुदायिक शेड बनाया है उसकी लागत 5 लाख रुपए है। अग्निवीर योजना का सवाल है, हालांकि काफ़ी इसके बारे में लोगों में अभी तक पूरी तरह से जागरूकता नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। जैसे पहले जिस वैकेंसी पे 1 को रोज़गार मिलता था, अब उस पे 4 को मिलेगा। तो ये लेकिन हाँ, एक तरह से जो सारे के सारे पहले जितने जो थे उनको पेंशन मिलती थी, तो अभी इसमें इस स्कीम में यह है कि 25% को रिटेन किया जाएगा, बाकी जो 75% हैं वो अपना बाहर जाके काफ़ी अच्छा अपना समाज में योगदान दे सकते हैं, वो अपनी प्राइवेट कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। तो वहीं हरिद्वार रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में बालिका अंडर 20 हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक आदेश चौहान ने किया। बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 5 जनवरी से 7 जनवरी तक किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड के 9 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। बालिका अंडर 20 के बीच खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय हरिद्वार के द्वारा की जा रही है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 9 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। बालिकाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 टीमें खेल रहे हैं, बहुत उत्साह है बालिकाओं में। हम शुभकामना दे रहे हैं कि आज जो शुरू होने वाला मैच है ये 3 दिवसीय है, 7 तारीख को इसका समापन होना है और निश्चित रूप में इस वंदना कटारिया स्टेडियम से अंतरराष्ट्रीय फलक पर ओलंपिक में ये बालिकाएं जाएं। हम आज शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आए। इधर छात्र संघ सचिव के अलावा छात्रावास में रह रहे छात्रों ने डिग्री कॉलेज में स्थापित अंबेडकर छात्रावास की समस्याएं जिला समाज कल्याण विभाग को बताई। मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी दी कि यदि 1 महीने के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। सचिव कमलेश कुमार के नेतृत्व में छात्रावास में रह रहे छात्र शुक्रवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां 6 सूत्रीय समस्याओं का ज्ञापन कार्यालय में सौंपा।
चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।